Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be gaseous exchange in humans from chapter 10 class 10th biology. So gaseous exchange in human and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory system. जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेसिफाइड रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, हर सेल अपने ऑन पे गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है, बट ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉपर रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है. तो जो हमने स्टडी करना है, वी कैन डिवाइड द रिस्पिरेटरी सिस्टम इनटू टू पार्ट्स, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स. एक एयर पैसेजवे जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, देन आगे नेक्स्ट लंग्स. तो ये जो है ये बॉर्डर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये लंग्स है यानी फेफड़े. सेकंड, द एयर पैसेजवे. द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स into the lungs and after the exchange of gases it goes out. एयर पैसेजवे है क्या? अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जिससे एयर की एक्सचेंज होती है इन बॉडी चेंज होगी. ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको कैनाल्स नज़र आ रही हैं, ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये सारा क्या है? एयर पैसेजवे. एक रास्ता है, एक कैनाल है जहाँ से हवा अंदर आएगी, एयर इनसाइड द लंग्स मूव करेगी और देन इसी तरह फिर आउटसाइड द लंग्स भी मूव करेगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे. सो दिस इज एयर पैसेजवे. द पैसेजवे ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. अच्छा, हम पार्ट पढ़ने से पहले एक जनरल डायग्राम देख लेते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की. ये पूरा का पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम है. तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से नोस्ट्रिल्स. ये है नोस्ट्रिल्स, नोज, एंड देन ये नेजल कैविटी. ये पूरा एरिया जो होगा ये क्या होगा? नेजल कैविटी. एंड देन बिलो दिस इज फेरिंक्स. दिस पार्ट इज फेरिंक्स. फ्रॉम दिस to this, and this is epiglottis, and this is glottis, and this part from there to there, this part or this tube is known as trachea. ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है क्या है? ट्रैकिया. and now trachea bifurcate or divide into two parts known as ब्रोंकाई. ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा. एंड नाउ देन ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स. छोटे छोटे ट्यूब्स, छोटी छोटी कैनाल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स. ये आप देख सकते हैं. एंड देन एल्वियुलर डक्ट्स एंड देन एल्वियुलर दिस. ओके, सो एयर पैसेजवे हमने पढ़ा कि एयर पैसेजवे के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? नेजल कैविटी. दिस पार्ट, this whole part is known as nasal cavity. The nose encloses the nasal cavity. कहाँ से स्टार्ट होगी? नोज से. फ्रॉम नोज से स्टार्ट होगी and then it opens to the outside through the opening called the nostrils. nostrils क्या होते हैं? वो एरिया जो डिवाइड करता है नोज के दरमियान में, जो बाइफरकेट करती है चीज़, जो डिवाइड करती है, जो सेपरेट करती है, उसको हम क्या कहेंगे? nostrils. The nasal cavity is divided into two portion by wall. तो ये जो nasal cavity होती है ये by wall, एक दीवार, एक झिल्ली सी, एक मेम्ब्रेन सी होगी, उससे क्या होगी? ये डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, और ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. जैसा कि आपको पता है कि नोज, इनसाइड द नोज जब आप देखें तो आपको हेयर्स और म्यूकस यानी चिपचिपा सा मादा आपको मिलेगा. तो ये जो म्यूकस, इसको क्या कहते हैं? म्यूकस. और ये करते हैं क्या है? जो हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स, वो क्या करते हैं? वो फिल्टर करते हैं, एक छन्नी का काम करते हैं. जो बाहर से डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हेयर्स के थ्रू वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, वो फिल्टर हो जाएंगे. और म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस भी उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा और एयर को साथ साथ ह्यूमिडिफाइड भी करेगा. देन नेक्स्ट, द म्यूकस आल्सो मॉइस्टन एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर. जब आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे बाहर की एयर का टेम्परेचर ठंडा है, तो इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर तो 37 होगा, और अगर वही बाहर की ठंडी हवा अंदर डायरेक्ट जाएगी तो आपको डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लंग इन्फेक्शन. तो इसलिए लंग्स तक पहुँचाने, फेफड़ों तक पहुँचाने से पहले उस हवा को मॉइस्ट भी करना होता है
और उसको वार्म यानी गर्म भी करना होता है, 37 टेम्परेचर तक लेके आना होता है द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 37 टेम्परेचर बॉडी का होगा, तो उसी जब यहाँ से एयर इनसाइड इंटर होगी और वो ट्रैकिया तक एंड देन लंग्स तक पहुँचते 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि हमारी लंग्स का टेम्परेचर। तो इससे जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस है वो क्या होंगे, कम होंगे। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरिंक्स थ्रू टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। सो एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मैंने आपको बताया था जो कि आउटसाइड इनसाइड द नोज प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो नेक्स्ट फर्दर कौन सा पाथवे बनाएंगे, फेरिंग्स। तो नेजल कैविटी एंड कहाँ पे होगी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स से, और देन नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा, फेरिंग्स। ये आई नेजल कैविटी और ये यहाँ पे नेजल कैविटी ने एंड हुआ, और देन नेक्स्ट यहाँ से कौन सा पाथवे स्टार्ट हो गया, फेरिंग्स। नेक्स्ट फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये है ओरल कैविटी यानी माउथ, तो यहाँ से नॉर्मली क्या आता है, फूड आता है। अब ये फूड भी यहाँ से गुजरता है और यहाँ से क्या आती है, एयर। तो एयर भी यहाँ से क्या होगी, पास होगी। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, फेरिंग्स का एरिया। तो ये फेरिंग्स का एरिया जो है ये क्या है, बोथ फूड एंड एयर के लिए कॉमन पाथवे है, और ये मस्कुलर पाथवे होगा, यानी इस आसपास मस्कुलर रिंग्स होंगी। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लैरिंक्स। अब ये किस में, दो में ये ओपन होगा। एक तो एसोफेगस में जो कि फूड कैनाल है, फूड ट्यूब है, एंड सेकेंड वन इज लैरिंक्स जो कि हवा का रास्ता है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंक्स। अब फेरिंग्स से हो के यहाँ से क्रॉस करते ये लैरिंक्स में आ जाएगी एयर, और फूड इस एसोफेगस में चला जाएगा, ये जो सेकंड ट्यूब आपको नजर आ रही है। वी नो दैट द ग्लॉटिस इज द नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स व्हिच लीड्स इनटू द लैरिंक्स। अब ये जो आपको ग्लॉटिस नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये आपको एक नजर आ रहा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ऐसे लाइक ढक्कन की तरह होता है। तो ये एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोज हो जाता है जब आपका फूड यहाँ से पास हो रहा था। जब यहाँ से फूड पास होगा तो ये इस स्ट्रक्चर को पुश करेगा नीचे की तरफ और ये क्लोज हो जाएगा, और आपका फूड जो होगा वो इजीली यहाँ से पास आउट होगा। तो जैसे ही फूड पास होगा तो एयर अपना रास्ता बनाएगी, एयर यहाँ से पास आउट होके यहाँ से ये है लैरिंग्स, ये यहाँ से लैरिंग स्टार्ट हो जाता है, और ग्लोटिस इस ओपनिंग को कहेंगे, ये इस क्लोज ओपनिंग को कहेंगे। देन नेक्स्ट पाथवे क्या आ गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप अपने ईयर कान को पकड़ें तो इस तरह की कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है। ये होती है कार्टिलेज, बोन से थोड़ी सॉफ्ट होती है, और जो आपकी गोश्त है उससे थोड़ी सख्त होती है। तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। अब ये देखें, यहाँ पे हमने कहा था कि ये जो पाथवे था ये यहाँ पे फेरिंग्स ख़त्म हो गया, और यहाँ से नॉस्ट्रल से एयर आई थी, ये पाथवे उसने यूज़ किया था, और ये करते करते यहाँ पे अब ये जो है ये क्या है, लैरिंग्स। और यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आप, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लैरिंग्स का पोर्शन है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, ऊपर फेरिंग्स एंड नीचे ट्रेकिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होते हैं, टू फाइब्रस बैंड्स होते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये टू क्या है, ये टू फाइब्रस बैंड है, ये ओपन एंड ये क्लोज। तो ये ओपन क्लोज होने की वजह से इससे क्या होगा, वॉइस प्रोड्यूस होगी। आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम। तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होंगे, ये बेसिकली फाइब्रस होते हैं, लचकदार होते हैं। तो ये क्या होंगे, ये वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड्स। नेक्स्ट ट्रेकिया। तो नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि ट्रेकिया, अब यहाँ से नेक्स्ट जो है ना ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा। दिस वन इज नोन एज ट्रेकिया। दिस ट्यूब इज नोन एज ट्रेकिया।
द लैरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रेकिया। अब लैरिंग्स से आगे क्या होगा, ट्रेकिया आ गया, विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब डेट लाइज इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। अब ये वाली जो पीछे वाली ट्यूब आ रही थी, जो मैंने आपको बताया थी कि ये फूड ट्यूब है, तो इस ट्यूब के आगे की तरफ फ्रंट पे ये ट्रैकिया प्रेजेंट होगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। दे आर सी शेप्ड कार्टिलिजिनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रेकिया। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको सामने वाइट कलर की रिंग्स नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं सी शेप। जब आप इनको क्रॉस सेक्शनल यानी ऊपर से अप साइड से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आपको ये क्या नजर आएंगी, सी रिंग्स। द कार्टिलेज कीप्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर। तो जब यहाँ पे इस ट्यूब में, इस पाइप में एयर नहीं भी होती, तब भी ये कोलैप्स नहीं करता, क्लोज नहीं होता, ये अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। ये कार्टिलेजिनस रिंग जो होती हैं यही इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाती हैं। नेक्स्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर ट्रेकिया बाइफरकेट होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट टू ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही चेस्ट कैविटी में एंटर होगा ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू द टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। टू स्मॉलर ट्यूब्स हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहेंगे, और सिंगुलर अगर एक को हमने मेंशन करना होगा तो वो क्या होगा, ब्रोंकस। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल। तो जिस तरीके से सी रिंग्स कार्टिलेजिनियस रिंग्स थी ट्रैकिया के अंदर, इसी तरह ब्रोंकाई के अंदर भी क्या होती हैं, कार्टिलेजिनियस प्लेट्स होती हैं जो इसको कोलायर होने से, कोलैप्स करने से, क्लोज होने से बचाती हैं। अगर ये कोलैप्स कर जाए तो क्या होगा, आप सांस नहीं ले सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना छोड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए अल्लाह ने कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन ट्रैकिया और ब्रोंकाई वगैरह में रखी हैं। Each bronchus enters into the lung of its size and then divides into the smaller branches. अब हर ब्रोंकस जो है, हर ब्रोंकस नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होगा अपनी अपनी साइड पे, और किस में डिवाइड होगा, ब्रोंकियोल्स में। अब ब्रोंकियोल्स क्या है, the bronchi continue dividing in the lung until they make several fine tubes called bronchioles। आप ये देख सकते हैं कि पहले ट्रैकिया था, देन ब्रोंकाई, ये ब्रोंकस, एंड देन अब वो छोटी छोटी ट्यूब्स बन गई है जिनको हमने क्या कह दिया है, जो कि फाइन ट्यूब्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। द ब्रोंकियोल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेज एज दे बिकम नैरोअर। तो जिस तरह ये नैरोअर तंग होती जाएंगी, इनके अंदर जो कार्टिलेज है वो ख़त्म होती जाएगी। द ब्रोंकियोल्स एंड एज द फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। तो ये जो इनका एंड पोर्शन है, ये अगर आप देखें तो ये जो इनके एंड पोर्शन होगा, इनको हम क्या कहेंगे, एल्व्यूलर डक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्व्यूलर डक्ट्स और एल्व्यूलर क्या है। नाउ दिस, ये मैं आपको कह रहा था कि जो एंड पार्ट होगा इसका, वो क्या होंगे, एल्व्यूलर डक्ट्स। तो वो नेक्स्ट किस में कन्वर्ट होंगे वो हम देखते हैं, एल्व्यूलर। ईच एल्व्यूलर डक्ट, ये जो हर एल्व्यूलर डक्ट है जो एंड पार्ट है, ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउच कॉल्ड एल्व्यूलाई। इस तरह के पाउचेस बने होते हैं, और क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, जिस तरह अंगूर का गुच्छ होता है इस तरह के गुच्छे बने होते हैं, इसमें ये एल्व्यूलर डक्ट ओपन होती है। ये एल्व्यूलर, अब ये जूम उन्होंने करके दिखाया हुआ है, तो ये देखें, ये आई एल्व्यूलर डक्ट, और ये आगे 1 2 एंड 3 पाउचेस में आगे कन्वर्ट हो गई। और ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं राउंड शेप के, ये क्या है, एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई। और इसके ऊपर ये देखें, ये कैपिलरीज, ये कैपिलरीज का नेट है, कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं वेन और एक आर्टरी। जो ब्लू वाली है ये क्या है, आर्टरी, और जो रेड वाली वो क्या है, वो वेन है। द एल्व्यूलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये जो एल्व्यूलाई है, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आके एयर एक्सचेंज होती है, और बॉडी के किसी पोर्शन में, ना ट्रेकिया में, ना ब्रोंकाई में, ना ब्रोंक्यूल्स में, ना फेरिंग्स में, ना लेरिंग्स में, किसी पोर्शन में भी एयर एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ एल्व्यूलाई में आके। क्योंकि एल्व्यूलाई के जो स्ट्रक्चर है, एल्व्यूलाई के जो थिन मेम्ब्रेन है, वो अलाउ करती है एयर को कि वो पास आउट हो और एक्सचेंज हो, किस में, ब्लड में जाए। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि कैपिलरीज मैंने आपको बताया था कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि इस एल्व्यूलाई से जो ऑक्सीजन होगी, जो एयर होगी, वो क्या होगी,
ट्रांसफ़र होगी ब्लड में, और देन ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो एक्स्ट्रा एयर होगी वो डिफ्यूज़ होगी किसके अंदर, और एल्व्यूलाई के अंदर, और देन यही पाथवे दोबारा अगेंस्ट इसी के ऑपोजिट पाथवे फॉलो होगा एयर एक्सपेल करने के लिए। ईच एल्व्यूलस, अब एल्व्यूलस सिंगुलर हो गया, ईच एल्व्यूलस यानी एक एल्व्यूलस इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने आपको कहा था पाउच हो गया या बैलून लाइक स्ट्रक्चर, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो सेल्स की टाइप आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, उस इतनी बारीक होती है कि वहाँ से एयर डिफ्यूज़ ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है। अगर ये डबल या ट्रिपल लेयर होती तो डिफ्यूजन मुश्किल होती, फिर हवा ट्रैप हो जाती, हवा डिफ्यूज़ ना कर सकती। इसीलिए जो ऊपर जितने पार्ट्स हमने पढ़े थे उसमें किसी में भी एयर एक्सचेंज नहीं हो रही थी। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो ये क्या होंगी, बाउंड होंगी, जो एल्व्यूलस होगा वो बाउंड होगा किससे, कैपिलरीज से, और देन एयर एक्सचेंज होगी। अब ये थोड़ा और ज़्यादा जूम्ड स्ट्रक्चर आ गया है। पल्मोनरी आर्टरी और वेन को भी हम स्टडी कर लेते हैं। सो पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम हार्ट containing the deoxygenated blood enters the lung and branches into the arterioles and then in capillaries which is surround the alveoli। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी हार्ट हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, किस लिए, ताकि उसको ऑक्सीजनेट किया जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल किया जाए। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कब आएगी, जब वो एल्व्यूलाई के पास ब्लड आएगा और वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और देन वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हार्ट से सबसे पहले क्या होती है, जो उसकी मेन आर्टरी है वो आएगी पल्मोनरी आर्टरी, देन वो डिवाइड हो जाएगी किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरियोल्स में, यानी छोटी पहले आर्टरी आई और देन वो छोटी आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हुई, और देन एट द एंड ये जो आपको छोटी फाइन कैपिलरीज नज़र आ रही हैं इनको हम क्या कहेंगे, कैपिलरी नेटवर्क। तो ये नीचे लिखा हुआ भी है कि कैपिलरी नेटवर्क जो है वो कवर कर रहा है, और ये वो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये वो फुल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो एल्व्यूलस का स्ट्रक्चर होता है। ये वो एल्व्यूलाई है जिसके गिर्द क्या है, और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एयर आ जाती है। और देन अब इस कैपिलरीज के अंदर अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी का जो कलर है वो ब्लू है, सिर्फ मेंशन करने के लिए। इसके अंदर जो ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर हुई, ऑक्सीजन शामिल हुई, और देन यहाँ पे अब क्या हो गया, ब्लड का कलर चेंज हो गया, वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। एंड देन वो क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्यूल, एंड देन पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स विच फॉर्म द पल्मोनरी वेन। तो ये अब ये जो कैपिलरीज हैं, जो वेन्यूल्स हैं, ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है आपको यहाँ से पीछे पीछे तक, इनको हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे या वेन्यूल आर्टरियोल्स कहेंगे। और देन यहाँ से आगे जो हैं इसको क्या कहेंगे, वेन्यूल। और ये जो कंबाइन सबको इकट्ठा कर दें तो कैपिलरीज बन जाएंगी। ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं और इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे शामिल होगी, और देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये अब क्या है, पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में चला जाएगा। अब क्या होगा, द पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गई, वो दोबारा हार्ट के पास जाएगा, हार्ट दोबारा बॉडी में पंप करेगा और दोबारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके दोबारा लंग्स की तरफ भेज देगा, ताकि दोबारा उसमें ऑक्सीजन शामिल हो, और इस तरीके से ये प्रॉपर जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। अब हमने वो सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, जो पाथवे था, जो पैसेज था कि किस तरीके से एयर आती है, कहाँ से आती है, वो पाथवे क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, द लंग्स, कि लंग्स क्या है। ऑल एल्व्यूलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। अब ये जितने एल्व्यूलाई थे छोटे 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 मिल के, सब ने मिल के क्या बना दी, ये एक पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक लंग है, एक फेफड़ा है एक साइड का, और दो तरफ होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, तो कंबाइंड इनको हम लंग्स कहते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग इन थोरेसिक कैविटी। अब इस पूरी ये जो पूरी कैविटी है इसको क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर क्या होती है, लंग्स, दो यानी पेयर हो गया। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब। अब ये जो आपको ऊपर नजर आ रही हैं, ये रिब्स जो मार्क हुई हैं, ये 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, एंड वाली 2 फ्लोटिंग रिब्स होंगी, पेयर ऑफ रिब्स, एंड द रिब मसल आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। अब इन रिब्स के दरमियान इस तरह क्रॉस में
मसल अटैच होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग। अब ये देखें आप, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो नीचे की तरफ है, ये डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह मस्जिद का गुम्बद होता है, ये वो वाला स्ट्रक्चर है। इस जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ये डायाफ्राम। देन नेक्स्ट क्या है, द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज 2 lobes एंड द राइट लंग इज बिगर विद द 3 lobes। अब ये देखें कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द लंग है, जो जिस साइड पे हार्ट भी होता है, तो उस साइड पे स्पेस क्रिएट करने के लिए, हार्ट की स्पेस थी एक, वो क्रिएट करने के लिए अल्लाह ने एक लंग को छोटा बनाया, यानी लेफ्ट साइड वाली जो लंग है वो छोटी है और उसकी 2 lobes हैं। और 2 lobes मतलब आप कहेंगे 2 हिस्से हैं। और राइट लंग जो है, अब ये आप देख सकते हैं कि राइट लंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बड़ा है और इसकी 3 lobes होती हैं, यानी 3 हिस्से होते हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है और इलास्टिक होता है, रबड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है। द लंग आल्सो हैव ब्लड वेसल्स डेट आर द ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो इनमें भी क्या होंगी, लंग्स में भी क्या होंगी, इनकी अपनी ब्लड वेसल्स होंगी जो लंग्स को सप्लाई कर रही होंगी, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड्स, ऑक्सीजन उसको सप्लाई करेंगी। वो क्या होंगी, इनकी अपनी ही अलहदा से सेपरेट वेसल्स आएंगी और वो इनको सप्लाई करें। नेक्स्ट, ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय 2 membrane called the outer pleural membrane and the inner pleural membrane। अब ये देखें, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जूम करके दिखाया गया है, ये यहाँ तक इससे इनसाइड वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी इस ब्लू मार्क से इनसाइड वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो है लंग टिश्यू, यानी लंग्स का स्ट्रक्चर है। और ये जो ब्लू वाली मार्क हुई है, ये पहली मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करेगी लंग को फ्रॉम आउटर स्पेस। इसको हम क्या कहेंगे, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये वो दीवार है, ये वो मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करेगी। और देन ये दरमियान में जो आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है, इसमें फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये होता है लुब्रिकेशन के लिए। एंड देन जो आउटर, ये जो आपको रेड कलर वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये आउटर जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और देन प्लूरल फ्लूइड और देन आउटर प्लूरल फ्लूइड। तो ये इसकी इनक्लोज, इस तरह इसको इनक्लोज किया जाता है। द मेम्ब्रेन इनक्लोजेस विद अ फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स द लुब्रिकेशन फॉर फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लूइड होता है इसमें प्रेजेंट, वो किसके लिए यूज हो रहा है, लुब्रिकेशन के लिए, ताकि लंग ईजिली क्या हो सके, एक्सपेंड हो सके और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट, अब आप ये देख सकते हैं कि लंग्स जो है आपके किस तरीके से एक्सपैंड हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये चेस्ट कैविटी, और इस चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स मौजूद है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग क्या है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। तो फिजिकल, अब ये देखिए, ये फिजिकली मूवमेंट हो रही है, लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये देखें, एयर इनसाइड जा रही है लंग्स के अंदर और देन फिर आउटसाइड जा रही है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देयर आर 2 phases ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले एयर इनसाइड जाती है, देन एक्सपेल होती है आउटसाइड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहेंगे। अब किस तरह 1 by 1 हम स्टडी करेंगे कि इंस्पायरेशन और या इनहेलेशन और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कैसे होती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर राइज। अब क्या होगा कि जब इंस्पायरेशन होगी तो क्या होंगी कि रिब के जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो मैंने आपको कहा था कि इधर प्रेजेंट होते हैं रिब के मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी। एट द सेम टाइम द डूम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लोअर्ड। अब ये देखें एरो, ये जो डायफ्राम मैंने आपको कहा था कि डूम लाइक स्ट्रक्चर है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, रिब्स ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी और वो स्पेस क्या करेगी, एयर को इंस्पायर करेगी, एयर को मूव इन करवाएगी। दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये मैंने आपको कहा था कि स्पेस क्रिएट होगी, वो थोरेसिक कैविटी की स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन द लंग्स। तो इनसाइड जो लंग्स होगा वो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बाहर से हवा फौरन इनसाइड द लंग्स मूव करेगी। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो
डिक्रीज। अब ये जो एरोज ये मेंशन कर रहे हैं कि लंग्स भी एक्सपैंड करेंगी। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड। तो एयर मूव करेगी इनसाइड द लंग्स और बाहर आउटसाइड जो एनवायरनमेंट का एयर प्रेशर है और इनसाइड जो लंग का एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये प्रोसेस है इंस्पायरेशन का। द ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो जो ब्रीथिंग मूवमेंट होती हैं वो मोस्टली इनवॉलंटरी होती हैं। आप इनवॉलंटरी मीन्स कि आप उनको कंट्रोल ऑटोमेटिकली वो होती रहती हैं विदाउट योर कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल भी की जाती हैं। आप अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल, अपना सांस रोक सकते हैं, लेकिन टू अ सम एक्सटेंट, एक एक्सटेंट तक, एक टाइम तक, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली दोबारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। वही बात जो मैंने अभी की है। सेकेंड, अब फर्स्ट इंस्पायरेशन या इनहेलेशन जिसमें हमने कहा कि रिब्स ऊपर हुई, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हुआ और लंग्स एक्सपेंड हुई, बाहर का प्रेशर बढ़ा, अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ, एयर मूव इन हुई। अब इंस्पायरेशन डन। एक्सपायरेशन क्या है, आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग। अब वो जो एयर इनसाइड गई थी तो वो कैपिलरीज में जाके, जो हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है। वो गैसियस एक्सचेंज होने के बाद जो इम्प्योर एयर होगी वो एक्सपेल करनी है। तो उसको एक्सपेल करने का प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन। अब वो प्रोसेस कैसे होगा, द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब रिब्स मसल जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे तो रिब्स आर लोअर्ड। अब रिब्स नीचे की तरफ मूव करेंगी। द डायफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड गेट्स इट्स रेज्ड डूम शेप। अब ये वाला जो डूम शेप थी डायफ्राम की, ये पहले नीचे की तरफ आई थी, अब ये रिलैक्स होकर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज, रिब्स नीचे आ रही हैं, डायफ्राम ऊपर हो रहा है, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दे रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। अब जब जाहिर सी बात स्पेस डिक्रीज होगी तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब ये एरोस क्या शो कर रहे हैं कि लंग्स ने भी अब क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। जब लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अब आप अगर बैलून हो तो बैलून को आप दबाएं तो फिर क्या होगा, वहाँ से एयर एक्सपेल हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसी तरीके से जब लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एयर क्या होगी, मूव आउट, एयर एक्सपेल होगी। तो ये जो आप एक दफ़ा इसको दोबारा देख लें तो आपको ये अब आइडिया क्लियर हो जाएगा किस तरीके से लंग्स जो है ना एक्सपेंड होती हैं, एयर इनसाइड आती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो एयर आउटसाइड मूव करती है। अब ब्रीथिंग रेट क्या है, ब्रीथिंग रेट यानी आप कितने सांस एक मिनट में लेते हैं। ह्यूमंस ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एट रेस्ट। यानी अगर आप एक नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में तो आप 16 to 20 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। ब्रेन जो कि हमारा कंट्रोलर है, तो वहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो इस ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली विदाउट आवर इंटरफेरेंस। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो बेसिकली सेंसिटिव होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगी तो इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रीथिंग रेट होगा वो भी डिक्रीज कर देगा। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब आवर मसल सेल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट अ ग्रेटर रेट। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही होती है, सेल लेवल पे सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या थी। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड। अब क्या होगा, जिसके नतीजे में क्या होगी, मोर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन की एक बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एट दी एंड क्या आएगी, ब्लड में आएगी। और ब्लड में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उससे सेंसिटिव है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर उसको सेंस करेगा और क्या कर देगा, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स द मैसेज टू द रिब्स मसल एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ द ब्रीथिंग। तो अब क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी सेंटर जिसको पता चल गया कि अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होगी, उसने सेंस कर लिया, अब वो रिब्स के मसल को और डायफ्राम को मैसेज सेंड करेगा
you have to contract or relax very fastly so that the excess of carbon dioxide present in the blood can be removed from the body. तो जल्दी जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जल्दी जल्दी रिलैक्स होंगे, ताकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है बॉडी के अंदर, उसको निकाला जाए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क। जब आप एक्सरसाइज या हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो ब्रीथिंग रेट में अप टू इंक्रीज 30 to 40 टाइम्स। जब आप भागते हैं तो आपको सांस चढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, वो सांस क्यों चढ़ रहा होता है, ताकि आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा, जब आप भागते हैं तो मसल्स काम करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो आपको सांस चढ़ता है, और सांस क्यों चढ़ रहा होता है कि वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से रिमूव आउट हो रही होती है। लास्ट थिंग, कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड। जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, मूव इन करवाते हैं लंग के अंदर, उसकी क्या कंसंट्रेशन है और जो एक्सपायर्ड होती है उसकी क्या कंसंट्रेशन है। तो इसमें मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन इंस्पायर्ड होती है वो 21% होती है, यानी फुल अगर 100% एयर में से 21% ओनली ऑक्सीजन होती है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होगी, 79% नाइट्रोजन होगी, और वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और टेम्परेचर। ये वेरिएबल इसलिए है कि भाई आप किसी भी रीजन में हो सकते हैं, किसी मतलब आप ठंडे इलाके में हो सकते हैं, आप किसी ऐसे इलाके में हो सकते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, नमी ज़्यादा है, या इस तरह के डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल है, बट दिस एयर इज़ मोस्टली कांस्टेंट। 21% ऑक्सीजन आप इंस्पायर करेंगे। एक्सपायर्ड क्या होगी, अब ऑक्सीजन इंस्पायर्ड ज़्यादा होती है, 5% यूटिलाइज होकर 16% एक्सपायर्ड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.04% इंस्पायर्ड हुई थी, एक्सपायर्ड 4% होगी, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी और वो हमने एक्सपायर करनी है। नाइट्रोजन का कोई यूटिलाइज नहीं होती, इसलिए वो 79% अगर इंस्पायर होगी तो 79% एक्सपायर्ड होगी। वाटर वेपर सेचुरेटेड, यानी कि वाटर वेपर्स यूजुअली होते हैं, जो आप एक एयर एक्सपायर करते हैं उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल ऑलमोस्ट नन, क्योंकि जब इनसाइड द एयर मूव कर रही है तो मे बी डस्ट पार्टिकल्स हों, बट आउटसाइड जब मूव कर रही है तो लंग्स के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को नहीं एक्सपेल करता। ऑलमोस्ट टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर जो 37 है, तो आपका जो एक्सपायर्ड एयर है उसका टेम्परेचर 37 होगा। थैंक यू।